आज हम लोग पृथ्वीराज चौहान चैप्टर जो लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, आज हम लोग उसका एक्सरसाइज एक्सप्लेन करेंगे। ओके, चलो मैं कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनना ताकि आप जब लिखो या फिर लर्न करो तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो देखोगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, स्टार्ट करूँ मैं? चलो बेटा स्टार्ट। तो आपको पता है ना हम लोग सबसे पहले किससे शुरू करते हैं? MCQ से। ओके, तो चलो लेट अस स्टार्ट। हिंदुस्तान का इतिहास किसके शूरगाथाओं को दर्शाता है? हिंदुस्तान का इतिहास किसके शूर, शूर मतलब क्या होता है? वीर। गाथाओं मतलब कहानियाँ। तो हम लोग के हिंदुस्तान के इतिहास में किसकी वीरता की कहानियाँ बताया जाता है? तो वीर और वीरांगनाओं की। ओके, जो पुरुष बहादुर होते हैं वे वीर कहलाते हैं और जो लड़कियां बहादुर होती है वे वीरांगनाएं कहलाती हैं। ओके, तो हिंदुस्तान का इतिहास किसके शूरगाथाओं को दर्शाता है? वीर वीरांगनाओं के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गोरी कहाँ का राजा था? तो मोहम्मद गोरी गजनी का राजा था। कहाँ का राजा था? गजनी का राजा था। मैंने एक्सप्लेन करते हुए भी बार बार इस बात पर जोर दिया था कि मोहम्मद गौरी गजनी का राजा था। ओके, एक काम करना, आपको याद ना आए ना तो गजनी मूवी याद कर लेना तो आपको याद रहेगा। ओके, पृथ्वीराज चौहान कहाँ के राजा थे? पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राजा थे। याद है ना आप लोगों को? पृथ्वीराज चौहान कहाँ के राजा थे? दिल्ली के राजा थे। पृथ्वीराज चौहान किस तीरंदाजी में माहिर थे? पृथ्वीराज चौहान किस तीरंदाजी में माहिर थे? तो पृथ्वीराज चौहान शब्द भेद तीरंदाजी में माहिर थे। शब्द भेद याद है ना बेटा आपको? उसमें क्या होता है? मतलब क्या है कि आपकी आँख पे पट्टी बंधी रहेगी या फिर अगर आप अंधे भी हो तो क्या करोगे? किसी की आवाज़ सुनकर उस पर निशाना साधोगे। ओके, तो जैसे कि याद है ना पृथ्वीराज चौहान की जब आंखें फोड़ दी थी मोहम्मद गौरी ने, तो लास्ट में उन्होंने क्या किया था? शब्द भेद नीति से मोहम्मद गौरी का वध किया था। याद है ना आप लोगों को? वही शब्द भेद तीरंदाजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जयचंद कहाँ के राजा थे? जयचंद कहाँ के राजा थे? कन्नौज के। कहाँ के राजा थे? कन्नौज के। संयोगिता किसकी पुत्री थी? जयचंद की। संयोगिता किसकी पुत्री थी? जयचंद की। संयोगिता किसको अपना पति मान चुकी थी? पृथ्वीराज चौहान को। संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को अपना पति मान चुकी थी। पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए जयचंद ने उनके पुतले को क्या बनाकर खड़ा किया था? याद है? बताओ, मैंने बार बार इस पे जोर दिया था। पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए जयचंद ने उनके पुतले को द्वारपाल बनाकर द्वार के सामने खड़ा कर दिया था ताकि जो आए उसे लगे कि पृथ्वीराज चौहान जयचंद का द्वारपाल है। ओके, नेक्स्ट। संयोगिता किसको अपना जयमाल पहनाती है? प्रतिमा को, है ना? याद है? प्रतिमा मतलब स्टैचू को, जिसे उसके पिताजी ने द्वारपाल बनाकर रखा था पृथ्वीराज चौहान के प्रतिमा को, उसी को संयोगिता क्या करती है कि अपना जयमाल पहना देती है। चंद्रबरदाई क्या थे? चंद्रबरदाई राजकवि थे। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि पहले के ज़माने में जो राजा होते थे उनके दरबार में कवि, संगीतज्ञ, नाटककार, मतलब हर एक संगीतकार, हर एक गुण में निपुण एक एक व्यक्ति होते थे। तो राजकवि, राज संगीतकार ऐसा सब कहलाते थे। तो चंद्रबरदाई क्या थे? राजकवि थे। ओके, साथ में साथ पृथ्वीराज चौहान के अच्छे मित्र भी थे। जयचंद ने किसके साथ संधि की थी? तो जयचंद ने मोहम्मद गौरी के साथ संधि की थी। याद है ना आपको? क्योंकि जयचंद भी अकेले लड़ाई करता पृथ्वीराज चौहान के साथ तो हार जाता। अगर मोहम्मद गौरी ने तो लड़ाई किया ही था लेकिन वो भी हार गया था। तब फिर लास्ट में उन्होंने क्या किया कि दोनों ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हराने का सोचा। ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ एक बार, MCQs देख लो। हाँ, चलो रिपीट कर रही हूँ। देखो, हिंदुस्तान का इतिहास किसके शूरगाथाओं को दर्शाता है? तो हिंदुस्तान के इतिहास किसके शूरगाथाओं को दर्शाता है? वीर वीरांगनाओं के। मोहम्मद गौरी कहाँ का राजा था? गजनी का। पृथ्वीराज चौहान कहाँ के राजा थे? दिल्ली के। पृथ्वीराज चौहान किस तीरंदाजी में माहिर थे? शब्द भेद। जयचंद कहाँ के राजा थे?
जयचंद कन्नौज के राजा थे। संयोगिता किसकी पुत्री थी? जयचंद की। संयोगिता किसको अपना पति मान चुकी थी? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए जयचंद ने उनके पुतले को क्या बनाकर खड़ा किया था? द्वारपाल। संयोगिता किसको अपना जयमाल पहनाती है? प्रतिमा को। चंद्रबरदाई क्या थे? राजकवि। जयचंद ने किसके साथ संधि की? मोहम्मद गौरी के साथ। देखो उसके बाद है कि चंद्रबरदाई ने अब आपको यहाँ पे खाली जगहों को भरना है, ठीक है। खाली जगह में जो रेड लाइन से है ना बेटा, वो सब आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। अब बाकी सब क्या है, आपको क्या करना है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, उसको अच्छा से लर्न करके रखना है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से फिलअप कर सको। ओके, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स के सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। तो बताओ कहाँ के सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे? याद है ना आप लोगों को? दिल्ली। देखो जो इम्पोर्टेंट होता है ना, मैं उसको 2 बार फिल इन द ब्लैंक्स में भी डाल देती हूँ और सही MCQs में भी डाल देती हूँ, ताकि आपके ध्यान में वो रहे। ओके, तो दिल्ली के सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। मोहम्मद गौरी कहाँ का राजा था? मोहम्मद गौरी गजनी का राजा था। चंद्रबरदाई ने फिल इन द ब्लैंक्स ने राजा से कहा, मैं राजकवि के साथ साथ आपका मित्र भी हूँ। किसने कहा था? चंद्रबरदाई ने। किसने कहा था? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने राजा से कहा, मैं राजकवि के साथ साथ आपका मित्र भी हूँ, ठीक है। फिर देखो, हम अपनी पुत्री फिल इन द ब्लैंक्स के स्वयंवर का आयोजन करेंगे। तो जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया था ना, तो हम अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन करेंगे, ठीक है। फिर देखो, आज कन्नौज के राजमहल में फिल इन द ब्लैंक्स का स्वयंवर है। तो आज कन्नौज के राजमहल में संयोगिता का स्वयंवर है। मैंने तो फिल इन द ब्लैंक दिया बेटा, क्यों दिया? ताकि अगर संयोगिता आए तो भी आप कर लेना, स्वयंवर आए तो भी आप कर लेना। ओके, आज कन्नौज में राजमहल में संयोगिता का स्वयंवर है। फिल इन द ब्लैंक्स जयचंद को चौराहे के बीचों बीच फिल इन द ब्लैंक्स देता है। तो गौरी जयचंद को चौराहे के बीचों बीच मरवा देता है। गौरी जयचंद को चौराहे के बीचों बीच मरवा देता है। याद है ना, गौरी ने जयचंद के बारे में कहा कि जो अपना देश का नहीं हो सका देशद्रोही हुआ, वो मेरे साथ क्या देशभक्ति करेगा, तुम क्या हो, देशद्रोही हो। और ऐसा क्या कर उसे बीचों बीच मरवा देता है। ओके, गौरी का वध करने के उपरांत चंद्रबरदाई तथा पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे के पेट में तलवार घोंप देते हैं, ठीक है। याद है ना आप लोग? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का कहना था कि वो दुश्मनों के हाथ से मरना नहीं चाहते हैं। इसलिए गौरी का वध करने के बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे के पेट में तलवार घोंप दिया था, ठीक है। अब मैं एक बार फिल इन द ब्लैंक्स फिर से बोल रही हूँ। मैं बार बार क्यों बोलती हूँ, आपको पता होना चाहिए, ताकि जो हार्ड वर्ड्स हैं वो आपको बार बार पता हो जाए। बार बार सुनने से आपको पता हो जाएगा। दिल्ली के सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। मोहम्मद गौरी गजनी का राजा था। चंद्रबरदाई ने राजा से कहा, मैं राजकवि के साथ साथ आपका मित्र भी हूँ। हम अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन करेंगे। आज कन्नौज के राजमहल में संयोगिता का स्वयंवर है। गौरी जयचंद को चौराहे के बीचों बीच मरवा देता है। गौरी के वध करने के उपरांत चंद्रबरदाई तथा पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे के पेट में तलवार घोंप देते हैं। नेक्स्ट है सही गलत का निशान लगाओ। पृथ्वीराज चौहान कायर राजा थे। सही है कि गलत है बेटा? वो वीर थे, है ना, कायर तो नहीं थे। यहाँ आप गलत लिखोगे। ओके, पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। सही। ओके, याद है ना, जब पहली बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था तो वो हार जाता है, इसलिए तो फिर वो और जयचंद मिलकर उस पर आक्रमण करते हैं। पृथ्वीराज चौहान गौरी को पहली बार माफ़ नहीं करते। बताओ गलत की सही? कहानी सुना है ना? गलत। याद है ना, पहली बार जब पृथ्वीराज चौहान और गौरी का सामना होता है, गौरी हार जाता है,
लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसे माफ़ कर देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। ना वो उसे माफ़ करते, ना वो दोबारा जयचंद के साथ मिलकर उन पर आक्रमण करता। जयचंद गौरी के साथ संधि कर लेता है। सही है ना? दोनों मिलकर आक्रमण करने का सोचते हैं, क्योंकि अकेले तो कोई नहीं पार पाता पृथ्वीराज चौहान से। इसलिए पृथ्वीराज चौहान गौरी से हारने के बाद उसकी गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। गलत, याद है ना? पृथ्वीराज चौहान मर जाएंगे लेकिन वो किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी ऐसी सोच थी। अंत में पृथ्वीराज चौहान शब्द भेद तीरंदाजी से गौरी को मार देते हैं। सही है ना बेटा? अंत में पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं? शब्द भेद तीरंदाजी से गौरी को मार देते हैं। शब्द भेद अभी मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया है ना, जिसमें किसी के बताए हुए इशारे के आधार पे या किसी की आवाज़ के आधार पर उसको हम लोग मारते हैं, देख कर नहीं मारते हैं। ओके, नेक्स्ट अब चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने किससे कहा? मैं हिंदुस्तान को कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। ये वाक्य मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से कहा था। ओके, किसने कहा था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से कहा था। तुम्हें यह विजय मेरी वजह से मिली है। ये वाक्य जयचंद ने मोहम्मद गौरी से कहा था। ओके, याद है ना? जब दोनों लड़ाई जीत जाते हैं तो जयचंद ने कहा है कि अब शर्त के मुताबिक मुझे मेरा राज्य सौंप दो, क्योंकि तुम्हें यह विजय मेरी वजह से मिली है। गौरी को परास्त करने का आपको एक सुनहरा मौका मिला है। ये वाक्य याद है आपको? गौरी ने किसको कहा था? सबसे अंतिम में जो पृथ्वीराज चौहान को कहा था, जब उनकी आंखें भी छीन हो जाती है तो वो बोलते हैं कि याद है ना आपको कि मोहम्मद गौरी क्या कर रहा था? तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा था। तो उसमें चंद्रबरदाई बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान को कि आपको ये सुनहरा मौका मिला है गौरी को परास्त करने का। देखो, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से कहा। अगर आपको कहानी पता होगा ना बेटा, तो मैं 100% कि चाहे कोई भी फिरिंदा ब्लैंक्स आए, चाहे कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए, आप कर लोगे। तो आप ये चैप्टर अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ने की कोशिश करो, फिर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट्स ही नहीं रहेंगे। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि गौरी कहाँ बैठा हुआ है? ये वाक्य पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई से कहा था, क्योंकि उनकी आंखें तो नहीं थी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं गौरी को मारूंगा अभी तो कैसे मारूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मोहम्मद गौरी कहाँ बैठा हुआ है? के फिर से देखो, मैं हिंदुस्तान को कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से कहा। तुम्हें यह विजय मेरी वजह से मिली है। जयचंद ने मोहम्मद गौरी से कहा। गौरी को परास्त करने का एक सुनहरा मौका मिला है। यह चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से कहा। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा गौरी कहाँ बैठा हुआ है? पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई से कहा। अब नेक्स्ट सब लोग अति लघु उत्तर कर रहे हैं। ओके, अति लघु उत्तर मतलब 1 और 2 सेंटेंस के आंसर कर रहे हैं। ओके, दिल्ली के शासक कौन थे? तो दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान थे। ओके, दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या कौन करता था? तो कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या करता था। ओके, कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या करता था। याद है ना आप लोगों को? संयोगिता कौन थी और उनका विवाह किसके साथ हुआ था? संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी और उनका विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। ओके, संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी और उनका विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। ओके, यहाँ आपके अति लघु देखो बेटा, अति लघु का मतलब है क्या? सेंटेंस का आंसर कितने में दोगे? 1 और 2 सेंटेंस में आंसर दोगे। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपके पेपर में आते हैं कि 1 या 2 वाक्य में उत्तर दीजिए तो आपके अति लघु उत्तर होंगे। ओके, दिल्ली के शासक कौन थे? दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या कौन करता था? कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या करता था। संयोगिता कौन थी? उनका विवाह किसके साथ हुआ था? संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी और उनका विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। नेक्स्ट है, देखो अब लघु उत्तर है। ठीक है, लघु उत्तर मतलब जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 2 और 3 सेंटेंस में उत्तर लिखो जो हो, उसको लघु उत्तर समझना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, स्वयंवर के दौरान पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने क्या कदम उठाए? ओके, स्वयंवर के दौरान पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए
जयचंद ने क्या कदम उठाए? आंसर देखो, स्वयंवर के दौरान पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए जयचंद ने उनका पुतला बनवाकर स्वयंवर के द्वार पर खड़ा कर दिया ताकि सब पृथ्वीराज चौहान को द्वारपाल के रूप में देखें। ठीक है, फिर से सुनो। स्वयंवर के दौरान पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए जयचंद ने उनका पुतला बनाकर स्वयंवर के द्वार पर खड़ा कर दिया ताकि सब पृथ्वीराज चौहान को द्वारपाल के रूप में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच क्या संधि हुई? तब देखो, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच यह संधि हुई कि दोनों की सेनाएं मिलकर दिल्ली पर आक्रमण करेंगी। ठीक है, क्योंकि अकेले अकेले अगर दोनों पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करते तो वो युद्ध में हार जाते, जैसा कि मोहम्मद गौरी पहले ही हार चुका था। विजय प्राप्ति के बाद दिल्ली की सारी दौलत मोहम्मद गौरी की होगी और दिल्ली का सिंहासन जयचंद का होगा। ऐसा ही तय किया था ना दोनों ने। फिर से सुनो, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच यह संधि हुई कि दोनों की सेनाएं मिलकर दिल्ली पर आक्रमण करेंगी। विजय प्राप्ति के बाद दिल्ली की सारी दौलत मोहम्मद गौरी की होगी और दिल्ली का सिंहासन जयचंद का होगा। ओके, अब आ गया आपका निबंधात्मक प्रश्न। ये जो है आपके जो 4 और 5 सेंटेंस में जो आंसर देने होंगे ना, वो निबंधात्मक में जाएंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी को मारने के लिए चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने मिलकर क्या योजना बनाई? ठीक है, मोहम्मद गौरी को मारने के लिए चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने मिलकर क्या योजना बनाई? पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी धनुर्विद्या में माहिर थे। पता है ना आपको, शब्दभेदी, अभी मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है कि शब्दभेदी धनुर्विद्या में व्यक्ति क्या करता है, सुनकर निशाना लगाता है। ओके, देखकर नहीं लगाता है। पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी धनुर्विद्या में माहिर थे। चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान को जब मालूम हुआ कि गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने तीरंदाजी के खेल का आयोजन करवाया है, तब पृथ्वीराज ने भी खेल में भाग लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि उन्होंने मोहम्मद गौरी की आवाज़ सुनकर तथा चंद बरदाई के दोहे से अनुमान लगाकर मोहम्मद गौरी पर निशाना लगाने की योजना बनाई जिससे गौरी को मारा जा सके। पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी धनुर्विद्या में माहिर थे। चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान को जब मालूम हुआ कि गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने तीरंदाजी के खेल का आयोजन करवाया है, तब पृथ्वीराज ने भी उस खेल में भाग लिया। उन्होंने मोहम्मद गौरी की आवाज़ सुनकर तथा चंद बरदाई के दोहे से अनुमान लगाकर मोहम्मद गौरी पर निशाना लगाने की योजना बनाई जिससे गौरी को मारा जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के साहस और वीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने से लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस करेक्ट लिखना। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको पृथ्वीराज चौहान के साहस और वीरता का वर्णन क्या करना है, अपने शब्दों में करना है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक थे। वे बहुत वीर तथा युद्ध कला में निपुण योद्धा थे। शब्दभेद तीरंदाजी में तो वे माहिर थे ही। अब देखो, पृथ्वीराज चौहान क्या थे, दिल्ली के शासक थे। वे बहुत वीर थे और युद्ध कला में निपुण योद्धा थे। शब्दभेद तीरंदाजी में तो वे माहिर थे ही। उन्होंने गजनी के सुल्तान को हराया। उनकी वीरता और वैभव को देखकर हिंदुस्तान के अन्य राजा भी उनकी प्रशंसा करते थे। उन्हीं में से एक थे कन्नौज के राजा जयचंद। जब जयचंद ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा, तब पृथ्वीराज चौहान ही थे जिन्हें संयोगिता ने अपने वर के रूप में स्वीकार किया। यह सब पृथ्वीराज की वीरता के कारण ही संभव हुआ। ओके, अब देखो, ठीक है, देखो नेक्स्ट मैं फिर से बोलती हूँ। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक थे। वे बहुत वीर और युद्ध कला के में निपुण थे। शब्दभेद तीरंदाजी में तो वे माहिर थे ही। उन्होंने गजनी के सुल्तान को हराया। उनकी वीरता और वैभव को देखे हिंदुस्तान के अन्य राजा भी उनकी प्रशंसा करते थे। यहाँ पर प्रशंसा की जगह आप ईर्ष्या भी लिख सकते हो। कुछ राजा प्रशंसा करते थे तो कुछ ईर्ष्या भी करते थे, है ना। उनमें से एक कन्नौज के राजा जयचंद थे। अगर जयचंद है तो यहाँ पे ईर्ष्या आएगा। ओके बेटा, जब जयचंद ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा,
तब पृथ्वीराज चौहान ही थे जिसे संयोगिता ने अपने वर के रूप में स्वीकार किया। यह सब पृथ्वीराज की वीरता के कारण ही संभव हुआ। ओके, क्योंकि वे वीर थे, संयोगिता को पता था कि वे उनका बचाव करेंगे और उसे ले जाएंगे उनके पिता के खिलाफ भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए दोहे का अर्थ स्पष्ट करो। देखो बीच में जो याद है ना, शब्द वेदी निशाना जब लगा रहे थे पृथ्वीराज चौहान, तो चंद्रबरदाई ने उनके सामने एक दोहा रखा था जिसे सुनकर उन्होंने मोहम्मद गौरी को मारा था। उसी दोहे का अर्थ यहाँ पे बताना है। देखो, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, तापर ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। के देखो, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताप ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। चंद्रबरदाई दोहे के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी के सिंहासन की दूरी और ऊंचाई के बारे में बता रहे हैं, है ना। क्या बता रहे हैं कि मोहम्मद गौरी के सिंहासन की दूरी और ऊंचाई कितनी है। चंद्रबरदाई द्वारा बोले गए दोहे का अर्थ है, हे पृथ्वीराज चौहान, गजनी के सुल्तान का सिंहासन 4 बास 24 गज और 8 उंगलियों की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 4 बास 24 गज और 8 उंगलियों की दूरी पर है, जिस पर गौरी बैठा हुआ है। उसी का यह बहुत अच्छा अवसर है तथा आप निशाना लगाने लोगे, फिर 4 गज की दूरी पे बैठा है और उसे मारने का यह बहुत अच्छा अवसर है, अतः आप क्या करना, निशाना लगाने से चूकना मत। ठीक है, चलो अभी हम लोग मुहावरों का उचित प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखेंगे। अभी देखो यहाँ से आप लोग का ग्रामर स्टार्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि मुहावरे का उचित प्रयोग करके वाक्यों को क्या करना है, पुनः लिखना है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को पराजित करना बहुत कठिन काम है। अब देखो आपको मुहावरे में से उस मुहावरे को चुनना है जिसका अर्थ होगा बहुत कठिन काम करना। तो लोहे के चने चबाने का अर्थ होता है बहुत कठिन काम करना। तो हम लोग इस वाक्य में लोहे के चने चबाना का उपयोग करेंगे। पृथ्वीराज को पराजित करना लोहे के चने चबाना है। ओके, बदला लेने का सुनहरा अवसर पाकर गौरी बहुत खुश हुआ। बदला लेने का सुनहरा अवसर पाकर गौरी फूला न समाया। ओके, क्या होगा कि बदला लेने का सुनहरा अवसर पाकर गौरी फूला न समाया। ओके, उन्होंने दुश्मनों की सेना को बुरी तरह हरा दिया। अब सेना को बुरी तरह हराने का अर्थ होता है छक्के छुड़ा देना। तो उन्होंने दुश्मनों की सेना के छक्के छुड़ा दिए। वाक्य फिर से लिखेंगे लेकिन हम लोग मुहावरे का प्रयोग करके लिखेंगे। उन्होंने दुश्मनों की सेना के छक्के छुड़ा दिए। गौरी के आक्रमण से उनके राज्य का कुछ नहीं बिगड़ा। तो यहाँ पे होगा कुछ भी नहीं बिगड़ा का अर्थ होता है बाल विवाह का नहीं होना। गौरी के आक्रमण से उनके राज्य का बाल विवाह का नहीं हुआ। ओके, फिर से देखो मैं एक बार बोल देती हूँ। आपको मुहावरे का प्रयोग करना है, लेकिन किस तरह करना है कि वाक्य का अर्थ ना बदले। और आपकी बुक में मुहावरे 3-4 दिए हुए हैं, आपको वाक्य के साथ सही मैच करना है। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करना बहुत कठिन काम है, यानी पृथ्वीराज को पराजित करना लोहे के चने चबाना है। बदला लेने का सुनहरा अवसर पाकर गौरी बहुत खुश हुआ। तो बदला लेने का सुनहरा अवसर पाकर गौरी फूला न समाया। उन्होंने दुश्मनों की सेना को बुरी तरह हरा दिया। उन्होंने दुश्मनों की सेना के छक्के छुड़ा दिए। गौरी के आक्रमण से उनके राज्य का कुछ भी नहीं बिगड़ा। गौरी के आक्रमण से उनके राज्य का बाल विवाह का नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो हो गया बेटा। अभी देखो आप लोगों को इतना समझ में आया ना, सब अच्छा से करोगे ना। तो अभी हम लोग क्या करें, ग्रामर का ही एक्सप्लेनेशन चल रहा है। ओके, इसका चल रहा है ग्रामर का। देखो पहला ग्रामर क्या था हम लोग का कि मुहावरे का उपयोग करना था। अब देखो ये दूसरा ग्रामर है। आप लोग को इसमें क्या करना है कि तत्सम और तद्भव वाक्य को लिखना है। अब देखो मैं बताती हूँ, पहले आप ये समझ जाओ कि तत्सम और तद्भव शब्द होते क्या हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा में जैसे थे वैसे ही हिंदी भाषा में आ गए हैं, तो उन्हें तत्सम कहते हैं। आपको पता है ना बेटा, मैंने हिंदी में पढ़ा है, संस्कृत में पढ़ा है कि संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं जो बाकी लैंग्वेजेस में लिए गए हैं। तो जो शब्द संस्कृत भाषा में जैसे थे वैसे ही आ गए हैं भाषा में, तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे देखो निद्रा, दुग्ध, ठीक है, तो ये सब क्या है कि ये सब संस्कृत शब्द हैं और ये सब क्या कहलाएंगे,
तद्भव कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। ठीक है। लेकिन अब देखो, वे संस्कृत शब्द जो हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, मतलब है तो वे संस्कृत के शब्द, लेकिन क्या है, उनमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है, तो वे क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे तो याद रखना, तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है? तो संस्कृत भाषा के जो शब्द होंगे ना, वो तत्सम कहलाएंगे, लेकिन संस्कृत भाषा के शब्द ही हैं, लेकिन जिसमें थोड़ा बदलाव कर दिया गया है, वे तद्भव कहलाते हैं। अब आपको क्या करना है यहाँ कि तद्भव शब्द दिए गए हैं, उसका तत्सम रूप छाट कर लिखना है। इसमें भी क्या है, इधर देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो आपको इसी ब्रैकेट में से चुनकर देना है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला है शादी। तो शादी का यहाँ इसमें से आप ब्रैकेट में से चुनोगे तो इसके जो तत्सम शब्द हैं, ठीक है, ये तत्सम शब्द हो गया शादी। देखो, तद्भव शब्द हो गया शादी, और तत्सम शब्द जब छाटोगे तो विवाह जो है संस्कृत का शब्द है। ओके। अब देखो, दूसरा है हराना। हराना हिंदी शब्द हुआ, इसका संस्कृत में जो शब्द आएगा वो पराजित होगा। दरवाजा। दरवाजा का संस्कृत शब्द क्या होगा? द्वार होगा। माफ़ी का क्या होगा? संस्कृत शब्द क्षमा। कमरा का संस्कृत शब्द क्या होगा? कक्ष। और आँख का संस्कृत शब्द नेत्र होगा। ओके। अब देखो, शादी का तत्सम शब्द क्या होगा? विवाह। हराना का तत्सम शब्द यानी संस्कृत का शब्द पराजित। दरवाजा का तत्सम शब्द यानी संस्कृत शब्द द्वार। माफ़ी का तत्सम शब्द क्षमा। कमरा का तत्सम शब्द कक्ष। और आँख का तत्सम शब्द हो जाएगा नेत्र। ओके। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको सर्वनाम के भेदों को लिखना है। ठीक है बेटा। अब देखो, सर्वनाम का मैंने आपको वीडियो सेंड किया कि नहीं पता, लेकिन एक्सप्लेन तो बहुत बार किया है। अब आप जान लो। आप सर्वनाम के बारे में जानते हो ना कि जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग में आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना नाम ना बोल के मैं बोलूँ आप, यह, तुम, जो भी संज्ञा के बदले आए सब सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब जो जैसे मैं आपके बदले प्रयोग करूँ, जैसे तुम उसके बदले प्रयोग करूँ, वो मतलब जो करता होगा उसके बदले, संज्ञा के बदले जो शब्द आएगा ना नाम के बदले, वो पुरुषवाचक आएगा, जैसे मैं, तुम, उन्हें। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे उसमें कुछ निश्चितता सर्वनाम हो, यह किताब है, यह स्कूल है, यह बगीचा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें अनिश्चितता का बोध हो, कुछ निश्चितता नहीं होती है, कोई आया है, कुछ बच्चे आए हैं, ऐसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिससे आप प्रश्न पूछो, कौन आया है, किसको देना है, ये सब। संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे कि वाक्य में जब जो वो जहाँ ऐसे ये शब्द जब आते हैं ना, तो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो जो शब्द वाक्यों को जोड़ने वाले संज्ञा के बदले लोग होंगे वो संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, अपना, आप, स्वयं। ठीक है। जैसे ये मेरा किताब है, ये मेरी किताब है, ये मेरा घर है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये सब निजवाचक सर्वनाम, जिससे अपनत्व का बोध हो। ओके। अब देखो, अब आपको रेखांकित सर्वनाम शब्दों के उचित भेद में निशान लगाना है। देखो, उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। अब देखो, यहाँ उनके नाम की जगह है, यानी ये पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक है। हमारी मदद के लिए कौन आएगा, यहाँ कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सिंहासन पर बैठा है वो सुल्तान है। अब देखो, जो सिंहासन पर बैठा है वो सुल्तान है, यहाँ जो और वो क्या है, संबंध है ना। अगर वो ना होता तो क्या होता, ये वाक्य पूरा नहीं होता। ये संबंधवाचक सर्वनाम। चंद बरदाई स्वयं गजनी पहुँच गए। ठीक है। या स्वयं, यहाँ क्या है, अपने आप पहुँच गए। जब अपनत्व का बोध कराए तो वो प्रश्नवाचक, तो वो निजवाचक सर्वनाम, इसलिए यहाँ स्वयं क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। उन्होंने बंदी गृह के बाहर किसी की आवाज़ सुनी। इसमें क्या है, निश्चयता है ना। क्या है कि किसी की मतलब अनिश्चितता है, किसी की आवाज़ सुनी, ऐसा नहीं किसकी आवाज़ सुनी, ये निश्चय नहीं हो रहा है। उन लोग अंदाज लगा रहे हैं कि किसी की आवाज़ सुनी, तो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर ऐसा बोलते कि बंदी गृह के बाहर किसी आदमी की आवाज़ सुनी, तो ये हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ क्लियर नहीं है कि किसकी आवाज़ है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके। चलो बेटा, तो आपका ये ग्रामर भी मैंने कंप्लीट करा दिया। अब चलो, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे रिवीजन के साथ। ओके। चलो, टिल देन बेटा, बाय बेटा, टेक केयर। ओके, बाय, टेक केयर।